नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं, अच्छा होगा कि यात्रा शुरू करने से पहले ये सीट शेयरिंग पर निर्णायक फैसला कर लें। और उनका ये भी कहना था कि ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, अलग-अलग राज्यों के जो घटक दल जुड़े हुए हैं इंडिया अलायंस से, सबकी यही इच्छा है कि ये काम तुरंत हो जाना चाहिए। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप रहेंगे क्या जब ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे? तो उनका कहना था कि ये इसी पर डिपेंड करेगा। अगर सीट शेयरिंग नहीं होती है तो फिर ये कांग्रेस की यात्रा है, इंडी अलायंस की यात्रा नहीं है। इधर अखिलेश यादव ने मायावती के बारे में भी कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी, मतलब अपने ऐतराज जाहिर किए थे अगर उनको इंडी अलायंस में लाया जाता है। लेकिन इधर जो अविनाश पांडे कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के, वो लखनऊ में थे, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मायावती के भी हम संपर्क में हैं, हमारे सहयोगी संपर्क में हैं। इसका मतलब क्या है? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सहयोगियों की भी मिला लें तो 72 सीटें जीती थी और 2019 में 64 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। यानी अगर दोनों बार नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला तो उसमें उत्तर प्रदेश के योगदान को आप खारिज नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश को माइनस कर दें तो बहुमत नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे राज्य में अगर इस समय मोदी विरोधियों के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं, अखिलेश और कांग्रेस के बीच भी, अखिलेश यादव और मायावती के बीच भी, और पर्दे के पीछे से अगर कांग्रेस मायावती के संपर्क में है और अखिलेश यादव अगर जैसा वो शो कर रहे हैं, आंखें दिखाते हैं, तो क्या विकल्प के तौर पर या अखिलेश यादव को राजनीतिक तौर पर चारों खाने चित्त करने के लिए कांग्रेस मायावती को लाने का दांव खेल सकती है? और क्या मायावती इसके लिए तैयार है आने के लिए? क्योंकि मायावती भी अब तक देश के उन मोदी विरोधियों में शामिल हैं जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा होने से परहेज करते आ रहे हैं। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं और काफ़ी समय बाद जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र पुंडीर, आप में से बहुत सारे लोग उनको मिस करते रहे हैं, तो धीरेन्द्र जी को जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आपका भी और तमाम दर्शकों का भी सर। तो ये चल क्या रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में, थोड़ा-सा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, उत्तर प्रदेश की एक चीज़ तो आपने बता ही दी है कि ये बहुत मुश्किल है किसी भी पार्टी के लिए कि वो उत्तर प्रदेश में कोई प्रदर्शन उसका बहुत नीचे चला जाए और वो दिल्ली की गद्दी तक पहुँच जाए। हालाँकि ये एक हम लोग ये कहावत सुनते हुए बड़े हुए हैं, ख़ास तौर से पत्रकार तो यही सुनते हुए बड़े होते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है। तो यकीनन उस पर बहुत ज़्यादा तो म अभी तक के तो रिकॉर्ड्स यही कहते हैं, अगर एक आध बार आप छोड़ दीजिए कि भई जब 91 में गठबंधन से सरकार बनाई है तमाम जगह, तब उतना बड़ा ताकत कांग्रेस की वहाँ नहीं थी 21-22 सीटों के साथ वहाँ। लेकिन ये अमूमन फैक्ट है और बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश। ऐसे में जब इस तरह के सवाल है, जब अविनाश पांडे से सीधा सवाल था, इसमें कोई मतलब लाग-लपेट नहीं थी, लेकिन उन्होंने सवाल को जब जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि हाँ, इंडिया गठबंधन के कुछ साथी बसपा के टच में हैं, ये उन्होंने कहा, बहुजन समाज पार्टी के टच में हैं। हालाँकि बाद में आगे की सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया कि कौन साथी हैं, कौन नहीं है। लेकिन इतना, चूँकि राजनीति तो सिर्फ़ प्रतीकों से होती है और उसी को कई बार हम लोग यहाँ सुलझाते हैं बैठ के आम दर्शकों के लिए कि आखिर इस बयान का क्या मतलब है।
ये बयान एक तरफ तो ये इशारा कर रहा है साफ तौर पर, क्योंकि आप देखिए जब से अजय राय है, उसने आने के बाद कांग्रेस के इस चेहरे को बदलने की कोशिश तो लल्लू भी कर चुके थे। मतलब अब ये आप अलग-अलग लोग देखते हैं कि हम लोग उन्होंने भी कोशिश की, जो कि कांग्रेस में यहाँ कुछ है नहीं। तो फिर ऐसा क्या है कि कांग्रेस से बात करने की कोशिश, या कांग्रेस को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है, जबकि उसके पास कोई ताकत नहीं है, उसकी एक सीट है, जो हम लोग ये मानते हैं कि राजनीतिक जो एक दान है, उस तरह की दी गई सीट होती है, रायबरेली या अमेठी की सीट। खासतौर से इस बार तो उनके पास रायबरेली ही है, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार चुके थे पूरी तरह। तो जो हमको लगता है कि इस पूरे समीकरण में आखिर कांग्रेस के पास वो कौन-सी ताकत है, वो कौन-सी जादुई छड़ी है, जिसके लिए अखिलेश, जिनको बहुत ही ज़्यादा मतलब जिन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तरह राजनीति को समझने की कोशिश, मतलब उसमें कामयाबी हासिल की हो या ना की हो, लेकिन आपने देखा होगा उनके अंदर एक अहमन्यता का भाव बहुत ज़्यादा है। अभी भी उन्होंने हासिल कुछ नहीं किया है, अगर राजनीतिक तौर पर हम उनके उसको बहुत क्लोज़ली और बहुत क्लियरली देखने की कोशिश करें। उनको जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उस वक़्त तक उनका कोई नाम नहीं था, वो पूरा चुनाव मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर लड़ा गया था। ये अलग बात है कि बाद में जीतने के बाद जीते हुए मुख्यमंत्री को हम पूरा नायक बना देते, तो हम लोगों ने बताया था कि यही उम्मीद थी, इन्होंने साइकिलों पे घूमा, तो वो ऐसा कोई कारण उस समय से पहले अखबारों में नहीं है, ये सब चीज़ें अखबार में मौजूद होती हैं। मतलब मीडिया में भी मौजूद होती हैं, लेकिन हम लोग तो अब फिर वही बात घूम फिर के आती है कि आखिर ऐसा क्या है कि वो भी ये बयान दे रहे हैं कि हम न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं अगर सीटों पे शेयरिंग हो जाए। अविनाश पांडे भी ये बयान दे रहे हैं और इस बयान का अभी कोई खंडन अधिकृत कहीं और से भी नहीं आया। तो मुझे लगता है कि फिर ये सब लोगों की नज़र ये है कि कांग्रेस के पास इस बार ऐसी क्या जादू की छड़ी है कि जो अखिलेश यादव हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए तो कड़वा बोल रहे हैं, यहाँ तक कि राम गोपाल मीटिंग में भी पूछते हैं कि आखिर ये बात कहाँ से उठती है? जो मीटिंग लास्ट टाइम हुई थी इंडी गठबंधन में, उसमें भी पूछते हैं कि आखिर ये बात बार-बार कहाँ से उठती है कि मायावती को गठबंधन में लेंगे या बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं अखबारों की बातों पर नहीं दूँगा, जवाब दूँगा। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के पास कोई एक ऐसी चीज़ है जो अखिलेश चाहते हैं या जिसको छीनने का अखिलेश को डर है। वो क्या है? क्योंकि अखिलेश यादव अगर जैसे बाकी सब हम देश की रीजनल पार्टियां हैं, वो एक जातीय राजनीति का एक चेहरा भर हैं। वो जाति राजनीति का चेहरा है, उनके पास कोई इस तरह का विजन नहीं जिसमें समावेशी हो, तमाम जातियां समावेशित हो। उन्होंने एक दूसरे जो खानदानी राजनीति का है, जो मतलब जिनको राजनीति में कुछ करना नहीं होता, वो सिर्फ अपने पिता, दादा और उन सबके नाम के सहारे राजनीति करते हैं, उसी तरह के एक जो जयंत चौधरी हैं, उनके साथ उनका गठबंधन उनको पिछली बार जब लग रहा था, तो उनको ये तमाम लोग जो पिछली बार अभी इस गठबंधन के बाद, इससे पहले विधानसभा चुनाव में जिसको कुछ नहीं मान रहे थे, उसको अब मान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम अखिलेश यादव की टोटल जो उनकी वोटिंग है, जिसको उन्होंने बहुत बढ़ा हुआ माना, तो उसमें अगर गौर करते हैं, तो आप देखेंगे कि यादव वोट प्लस मुस्लिमों का एक तरफा दिया गया वोट है, जो 2022 के इलेक्शंस की तरफ इशारा करता है। ऐसे में जब कांग्रेस बाकी तमाम जगह पे और ये बात एस्टेब्लिश कर चुकी है कि जहां भी बीजेपी को रिप्लेस करेंगी, तो वहां सेंट्रल की लड़ाई में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर होगी। ये 2 बार के चुनाव बता चुके, भले ही 44 और 54 पे चली गई हो, लेकिन वो फिर भी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर रहती है। तो ऐसे में जो पूरे देश में मुस्लिम्स वोटर का ट्रेंड है, चाहे वो आपने कर्नाटक में देखा हो, फिर आपने तेलंगाना में देखा हो, तेलंगाना में तो ओवैसी को भी झटका लगा है इस बार, इस तरह की अगर वोटिंग को देखें। तो मुझे लगता है कि ये जो वोट की लड़ाई है, जो 24 की लड़ाई है, मुस्लिम वोटर्स को ये मालूम है कि सबसे बड़ी ताकत के तौर पर अगर कहीं अखिलेश को ये है कि ये अगर मुस्लिम ये समझ जाएँ कि इसमें 24 में कुछ नहीं देंगे, अखिलेश वो ताकत नहीं है जो मोदी को दिल्ली में रोक सके। हो सकता है कि वो उत्तर प्रदेश में ये बात सोच ले, लेकिन वहां रोकने में नाकाम होंगे और उनके पास बहुत ताकत नहीं है जिसको वो जोड़ सकें। क्योंकि मैं एक बात और बता दूं, दर्शक कई बार ये सोचते हैं, बल्कि ओंकार जी आप जानते हैं कि विधानसभा का पैटर्न और लोकसभा का पैटर्न बिल्कुल अलग हो जाता है। क्योंकि बिल्कुल। वोटिंग वोटिंग इतना बड़ा एरिया की होती है कि वहां जो एक जाति के समीकरण के सहारे आपने हासिल भी कर लिया होता है विधानसभा में, वो पूरा राजनीति में धुल जाता है, पूरा लोकसभा में।
तो ये बात अखिलेश को अच्छे से मालूम है कि उनके 9% वोटर जो यादव वोटर का जो मतलब 8 से 9% हम लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है, वो वोटर्स उतनी बड़ी चीज़ नहीं रखते हैं कि वो लोकसभा में राहुल मतलब मोदी को कुछ नुकसान भी पहुँचा पाएँ। रोकना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के तौर पे है, वो अगर वहाँ जाती है और बहुजन समाज पार्टी जो अभी अपने राजनीतिक परेशानियों में घिरी हुई है अभी तक जो क्लियर हालाँकि मुझे लगता है कि एक चीज़ उन्होंने क्लियर की है जिस तरह से अपने आकाश आनंद को बनाया है, तो एक सक्सेशन क्लियर कर दिया, तो कोई कन्फ्यूज़न अलग किया है। लेकिन इसके बावजूद 14% वोट की ताकत है। जो उसके पास है, उसके कहने से शिफ्ट होता है, जो उसके कहने से शिफ्ट हो सकता है। जबकि ये ताकत और कोई राजनेता भी नहीं दिखा पाए हैं, बहुत ही रेयर ऐसा राजनीति और अखिलेश तो कम से कम उस ताकत में नहीं ही आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कारण है, मुस्लिम वोटर्स का बड़ा कारण है, कांग्रेस के साथ अगर बहुजन समाज पार्टी जाती है, तो कहीं मोदी को रोकने के लिए आज तक जब से समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह ने बनाई हैं, उसके बाद वो हम सब जानते हैं वो अब तो अयोध्या का चल भी रहा है, गोली कांड से लेके तमाम चीज़ें जो मुस्लिम वोटर्स के लिए सीमाओं से बढ़ के किए गए काम हैं। आतंकियों को रिहा करने की, आतंकियों को छोड़ने के काम हैं, जिसमें से कई आतंकियों को सजाए मौत हुई बाद में कोर्ट में, जिनके नाम उस फाइल में थे। तो मुझे लगता है कि वो अगर छिन गया, तो आप ओंकार जी ये हम लोग आसानी से समझ सकते हैं तब अखिलेश के पास क्या होगा, वो वही 8 सीटों के, 10 सीटों के, 15 सीटों के नेता रह जाएँगे, विधानसभा की बात कर रहा हूँ, जो कि आपने जयंत चौधरी को देखा होगा। उनके समर्थक वो यकीनन बहुत बड़ी-बड़ी बातें और फ़ेसबुक और ये जो सोशल मीडिया है, सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई दिखेगा तो वो इन्हीं के लोग गरजते हुए दिखेंगे, लेकिन चुनावी हकीकत इनसे बहुत दूर है। तो मुझे लगता है जो आपका सवाल है वो मैंने इसीलिए विस्तार से बताया कि ताकि दर्शक ये समझ सकें कि वो कांग्रेस जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको उसको क्यों अप्रोच कर रहे हैं, तो उसका कारण वही मुस्लिम वोटर का छिन जाना है क्योंकि अगर आप मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी से हटा देते हैं, तो आप उसको वेस्टर्न यूपी में वो एक भी चीज़ आरएलडी को देने की हैसियत में नहीं होगी। सेंट्रल यूपी में मुस्लिम वोटर्स इतना ज्यादा नहीं होगा और आरएलडी एक वोट देने की हैसियत में नहीं होगी। अवध की तरफ अगर आप पार करके पूर्वांचल में चले जाएंगे तो वहां सपा और दोनों जो पार्टियां एक तरह से रुक जाएंगी। अगर मुस्लिम वोटर चला जाता है तो वहां बसपा फिर अपने आप पे इनसे ओवर हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये बड़ा कारण है। अच्छा ये बताइए 2014, 2017, 2019 और 2022 ये 4 चुनाव कम से कम हमें ये इंडिकेशन तो दे चुके हैं, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ, कि अब ये जो जातिवाद के आधार पर वोटिंग होता था, एक ट्रेंड चलता था, वो तो किसी हद तक ध्वस्त हुआ है। पर इसके बावजूद धीरेन जी, जिस तरीके से दारा सिंह चौहान से लेकर के ओम प्रकाश राजभर तक सबको फिर से भारतीय जनता पार्टी गले लगा रही है, उधर ये लोग भी अलाइनमेंट कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ से ही कोशिशें हो रही हैं। पर अगर हम बिहार को देखें तो बिहार में अभी भी जातिवाद जो है वो सिर चढ़ कर के बोलता है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा-सा असर कम दिखाई दिया है इन 4 चुनाव के नतीजों से। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को या दारा सिंह चौहान को, इस तरह के लोगों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक माहौल खराब करने की कोशिश की थी, मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दिया था, पार्टी भी छोड़ी थी, अ, अखिलेश यादव से जाकर के हाथ मिला लिया था, उनको फिर से लेना, क्या ऐसी कोई बड़ी राजनीतिक मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, एक चीज़ तो ओंकार जी ये बात करनी पड़ेगी। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि कोई पार्टी या कोई चेहरा दरअसल ये सभी पार्टियों में एक अंतर्निहित कमजोरियाँ हैं जो यकीनन मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में पिछले 20-30 सालों, 40 सालों से बहुत ज़्यादा घर की हैं। यानी जब कांग्रेस कमज़ोर हुई,
तो एक बात आपको माननी पड़ेगी कि कांग्रेस की कमजोरी बीजेपी की ताकत बाद में बनती है, उससे पहले वो रीजनल फोर्सेस की ताकत बनी थी जो जातीय आधार पर खड़ी हुई थी। तो उन्होंने तमाम बड़ी पार्टियों के इन बड़ी पार्टियां मतलब बीजेपी और कांग्रेस ही हम इस समय दो मानेंगे, क्योंकि जनता दल भी जुड़ा था तो उसके बाद वो छिंच गया था क्योंकि वो जातीय नेताओं के आधार पर इकट्ठा हुआ था। अगर मैं उसको देखता हूं तो उन्होंने इन पार्टियों के कॉन्फिडेंस को जमीन से हिला दिया। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता ने जातीय इसको तोड़ा पूरे गणित को, लेकिन आप ये देखेंगे कि बीजेपी कई बार अपने समर्थकों को भी निराश करती है, अपने कट्टर समर्थकों को भी वो निराश करती है, जो उनकी वजह से हार्डकोर वोटर, जिसको मैं ये कहता हूं कि किसी भी पार्टी की ताकत उसका हार्डकोर वोटर होता है। सत्ता में भले उसको स्विंग वोटर ले जाता हो, लेकिन सत्ता में आने की लड़ाई लड़ने के लिए उसका हार्डकोर वोटर होता है। मुझे लगता है कि बीजेपी एक चुनाव जीतने की मशीन ज्यादा दिखने लगी। कई बार उसके कार्यकर्ताओं को भी ये फील होता है, और आप देखेंगे ये एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ताओं को कभी अपनी पार्टी में सम्मान नहीं मिलता। ये बात मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, मतलब मैं मेरी समझ के हिसाब से कह रहा हूं। बहुत सारे लोग हो सकता है नाराज हो इस बात से या उनको लगे अटपटा, लेकिन ये अटपटा लगता नहीं है। अगर आप जाएं फील्ड में जाएं और आप फील्ड में जाकर ये बात महसूस करें, जो जनता के नेता है उनसे ज्यादा कई बार तो पार्टी में अफसरों की चलती है इस पार्टी की सरकार में। और जिस तरह से जो लोगों ने बाकायदा इस पार्टी को गालियां दी, लीडरशिप को कोसा और पूरी तरह तोड़ने, क्योंकि अगर ओम प्रकाश राजभर के जाने का आप वक्त गौर कीजिए तो ऐसा कोई बिल्कुल। कारण नहीं था जिसको कोई आइडियोलॉजिकली कारण कहे, या कोई वो गाड़ी नहीं मिली, मुझे ये नहीं दिया गया, मुझे ये नहीं दिया गया, और कह के वो निकल गए। और आज भी वो कोई इस तरह की लीडरशिप का नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात, मैं जब बैठा था एक बार बहुत ही सीनियर आदमी के पास इनके यहाँ, तो उन्होंने ये कहा था कि धीरेन्द्र, अगर हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आता, मैं इसको एक आवश्यक बुराई कहूं। जैसे क्वेश्चन पेपर में कई बार आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 हल करना अनिवार्य है, बाकी 4 आप कोई से भी कर सकते हैं। तो ये जातीय गणित को सुलझाना मुझे लगता है कि पार्टी के लिए उनकी मतलब उसको ज्यादा दिखाता है, क्योंकि पार्टी के अंदर ये भी बात मानी जाती है कि यूपी में जो है योगी आदित्यनाथ ने अपनी जो एक, मैं ये कहूंगा कि उन्होंने काम तो बहुत बेहतर किया ही है, और अपने आप को जातियों के उससे पार किया है। जो जातियों का एक बाड़ाबंदी होती है उससे पार किया है अपने आप को। तो ऐसे में भी जो दिल्ली की लीडरशिप है वो मुझे लगता है ग्राउंड पे बहुत कम, चूंकि मैं इस बात को कभी नहीं मानता हूँ। लोग बोलते हैं, मैं हालांकि मेरे लिखा भी रखा है, आज से नहीं, मैं बहुत सालों से लिखता हूँ, पढ़ा रहता है, सबके सामने रहता है कि कोई चाणक्य वाणक्य होता नहीं है। मैं ये मानता हूँ ये जो लिखते हैं, अगर इतने आसानी से चाणक्य बना करते तो वो हर 10 साल बाद 15 साल बाद लोग भूल नहीं जाया करते। याद होगा आपको, अहमद पटेल को यही कहा जाता था, मुझसे ज्यादा आपने वो दौर देखा है, लेकिन उसके बाद उसको कोई पूछने वाला नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे हमने पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप देखी है। तो ऐसे ही इनका भी कोई चाणक्य उनको लगता है, क्योंकि जनता उनको वोट दे रही है। मैं बार बार बीजेपी की लीडरशिप को एक बात कहता हूं कि आपको जनता वोट दे रही है, आप वोट ले नहीं रहे हैं। तो वो इसीलिए आप वेस्टर्न यूपी में भी आप ये देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने आधारहीन जो जाट लीडरशिप है उसको न केवल ताकत दी, बल्कि आप ये देखिए टिकटों के बंटवारे में उनकी चला दी, उनको चलाई। मतलब आप अगर आप जाएंगे, आप मुझसे ज्यादा उसको समझते हैं, लेकिन आप देखिए तब वहां से लेके मेरठ से लेके मुजफ्फरनगर या तमाम जगह पर मुरादाबाद, आगरा और ये मथुरा जो बेल्ट है, जिनको हम बेल्ट मानते हैं, शामली भी चूंकि जिला बन गया तो उसका भी नाम शामिल करता हूं। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि कोई भी इस तरह की लीडरशिप नहीं है जिसका अपना ग्राउंड पे आधार हो। वो सिर्फ मोदी के नाम पे जीत के आए, लेकिन इसके बावजूद वो सबसे ज्यादा जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको उसकी आंख के तारे बनते हैं। जो ग्राउंड का लीडर वो नहीं बनता, क्योंकि मुझे ये लगता है कई बार कि बीजेपी अपने आप को चुनाव जीतने के लिए, हाँ इस बार एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, पिछली बार से इस बात में एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव का वो है। और चूंकि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने एक इन्वायरमेंट तैयार किया है, बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी को, क्योंकि पहले भी आई सरकार लेकिन इस ताकत में नहीं आई, वो कभी इस ताकत में नहीं थी। और अभी बीजेपी के कॉमन सिविल कोड
जिसका वो लोगों का जो उनके मैनिफेस्टो में है। सीए चूँकि वो बना चुके हैं लेकिन उसके आज तक रूल्स फ्रेम नहीं किए हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट, ये तमाम वो काम हैं जो मुझे लगता है कि बीजेपी करना चाहती है, उसकी लीडरशिप भी चाहती है। लेकिन ये तीसरी बार का चुनाव एक ऐसा चुनाव होगा जो पार्टी ये नहीं चाहती। आपको याद होगा 2004 एक सबके लिए ये मेंटल ब्लॉक बीजेपी के लिए भी होता है। कई बार आप देखते हैं कि चुनाव के आते-आते कई ऐसे फैसले होने लगते हैं जिनको हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस पार्टी के जो मौजूदा लीडरशिप है उसके जो मिजाज है उसके मुताबिक है या नहीं। तो मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान या ऐसे छोटे-छोटे लीडर जिनके हम लोगों की नज़र में जिनके पास अपना कोई मोरल ग्राउंड नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि वो सिर्फ़ उनको कोई आदमी उनकी बिरादरी के बाहर का वोट नहीं देता है, बेसिक लाइन, जब तक कि उसकी पार्टी के जातीय गणित में सेट नहीं होता है। क्योंकि उनके पास ना तो कोई मोरल पावर होती जिसको वो ये कहें, ना ही उनके पास कोई विज़न होता, ना ही उनके जीतने के बाद वो क्या कर सकते हैं, उनकी ताकत क्या होगी और वो कितना जीत के जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो चूँकि पिछले कुछ समय से जातीय उभार हुआ, छोटे-छोटे जातियों ने अपनी राजनीति में अपनी ताकत से जो उनकी लीडरशिप लीडर करते हैं, मैं जाति को नहीं कहूँगा, जो उनका लीडर है, वो ब्लैकमेल करने की हैसियत में आए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि पार्टी नहीं चाहती कि तीसरी बार का जो चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, जिसमें पूरी दुनिया की ताकत लगेगी, जो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान दुनिया की अब पिछले 10 सालों में जिस तरह से एक वैश्विक ताकत बना है, तो बहुत सारे इंटरेस्ट होंगे और वो इंटरेस्ट मुझे लगता है मुझे और आप तक बहुत कम बातें आती हैं। खास तौर से वो जो फाइलों के अंदर की हैं। तो ये बात सरकार देख रही है। मुझे लगता है बीजेपी इस बार जीतना चाहती है, इसीलिए योगी जैसे अमोघ अस्त्र के होते हुए भी वो इस तरह के छोटे-मोटे जो कील काटे हैं उनको भी दुरुस्त करना चाहती है। हालाँकि उनके समर्थक, कट्टर समर्थक इस बात से थोड़ा उबेंगे। अच्छा, ये महाराष्ट्र में 2 बड़े ऑपरेशन उनके ऑलरेडी हो चुके हैं। शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, उनमें बड़े गुट को जो है अपने साथ सरकार में मिलाए हुए हैं। यानी जो एक खतरा 48 सीटों वाले राज्य से था, उसको उन्होंने मिनिमाइज़ तो कर दिया है। अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें जहाँ भारतीय जनता पार्टी ताकत के साथ वापस आएगी, उनमें नो डाउट गुजरात है, उनमें कर्नाटक भी है, उनमें राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, हरियाणा, दिल्ली भी है। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जिनके बारे में हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। अ, पश्चिम बंगाल में नो डाउट जब हिंसा हुई थी उसके बाद काफ़ी गुस्सा था। हमारे में भी गुस्सा था और वो भी थोड़ा कम हुआ है और इधर ये कहा जा रहा है कि 18 से तो ज़्यादा ही लेकर के आएगी, उससे कम लेकर के नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि मोदी की वापसी में तो कहीं कोई शक शुबा है नहीं। लेकिन जो बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हम इस बार जीत कर के लाएँगे, तो मोटे तौर पर जब हम जाते हैं कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं, नो डाउट योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। नरेंद्र मोदी ने भी भारत सरकार का खजाना खोला है। अभी अगर हम अयोध्या की बात करें, तो अयोध्या में सिर्फ भगवान राम का मंदिर नहीं बन रहा है, बल्कि अयोध्या को पूरी तरीके से चमका दिया गया है। विश्व मानचित्र पर वो उभरेगा और जो एक रुतबा अ, वेटिकन सिटी का रहा है या मक्का का रहा है, उससे कम अयोध्या का नहीं रहने वाला है और अगले 5-10 साल में इतने पर्यटक आएँगे देश-विदेश से कि एक बड़ी इकोनॉमी के रूप में अयोध्या उभरने वाली है। पर मेरा पूछना आपसे ये है कि अयोध्या, काशी, मथुरा में भी संभावनाएँ बलवती होती जा रही हैं। ये तो आध्यात्मिक केंद्र हैं और इन आध्यात्मिक केंद्रों को जिस तरीके से विकसित किया जा रहा है, यानी एक आर्थिक संबल देने की भी तैयारी है। न केवल इन क्षेत्रों को आर्थिक संबल मिलेगा बल्कि उत्तर प्रदेश को भी समग्रता में मिलेगा। इसके अलावा कौन-कौन से बड़े फैक्टर आप देख रहे हैं कि जो 2024 में इनकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, यानी 80 की 80 सीटें इनको दिला सकते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि 80 सीटें तो
एक चमत्कार होगा हम लोगों के लिए भी, क्योंकि हम ये तो अभी तक की आज की डेट में हम जब बातें कर रहे हैं, तब विपक्षी पार्टियां या वो लोग जो अभी तक आपने मैं बहुत सारे लोगों को, आशुतोष तो मेरे खैर एडिटर रहे हैं, या एक आजकल आपने देखा होगा बहुत दिनों से, पिछले कुछ दिनों से बहुत ही जबरदस्त एक आईएएस अपना सूर्य प्रताप सिंह टाइप लोग जो जो अचानक सिर्फ इसलिए सुर्खियों में आए कि वो कभी, मुझे तो उनके पूरे कार्यकाल में, क्योंकि मैंने भी 25 साल मेरी भी पत्रकारिता होगी, मैंने कभी उनको एक ऐसे अफसर के तौर पर नहीं देखा जिसको हम लोगों को जानने की इच्छा हो या वो कोई एक ऐसा काम किया हो। बट वो चूंकि इतने ज्यादा फेमस हुए इसलिए क्योंकि गाली देने से, वो लोग भी बदलते दिख रहे हैं, यानी उनका भी कॉन्फिडेंस आपको कम होता हुआ दिख रहा है। वो भी ये कह रहे थे तमाम लोग कि साहब अब कोई सामने नहीं बचा। देखिए सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ी ताकत ये है, पिछले मतलब लगभग 10 सालों से मैं भी इस पूरे देश को, चुनाव तो मैं कवर 2004 से ही करता हूँ, लेकिन पूरे देश को लगातार घूम रहा हूँ 10 साल से, और हर राज्य में गया, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड, मेघालय, मिजोरम से लेके बंगाल से लेके कश्मीर तक सब किया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की डेट में एक एक ऐसे लीडर है जिस पर सबसे ज्यादा जनता का सबसे ज्यादा विश्वास है, और जो डिलीवरी किया है, जो डिलीवरी की है सिस्टम, हम मैं तो खैर बहुत ज्यादा इस चीजों को देखता हूं, जाति आधार पर चुनाव का वो देखने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि डाटा अगर आप देखना शुरू करेंगे तो इस सरकार ने लाखों करोड़ रुपया सीधा जो डीबीटी से पहुंचा है, जिसके घर पहुंचा है, और हो सकता है जिनको राजनीति करनी हो जाति आधार पर, जिनके अंदर जातिवाद की बात हो, लेकिन आप ये देखेंगे हर जगह पर, हर सिस्टम में 20 से 30% लोग रेशनल होते हैं, उनके पास ये तय होता है कि इन्होंने मदद की है। और आप भले ही आज वो इस बात पर मैं बहुत बार देखता हूँ और सोचता हूँ कि क्या मतलब पत्रकार होना इसी बात का मतलब होता है, जिसमें वो अभी ये कह रहे हैं कि इस सरकार ने किया क्या है, 80 करोड़ लोगों को फ्री के राशन पर लौटा दिया। ये वो लोग हैं जो ये जानते हैं कि 70 साल तक, जिसमें से 20-22 साल विपक्षी गठबंधन लूच-बूझ होके आया है, वरना तो आपकी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, और ये 80 करोड़ रातों रात पैदा नहीं हो गए हैं। ये लगातार नीतियों का काम था। तो मुझे लगता है कि मोदी की जो छवि है, सबसे बड़ी ताकतवर छवि है, वो गरीबों के अंदर, मुझे लगता है कि गरीबी के समर्थक लीडर्स की, और वो अपनी इस छवि को कंटिन्यू आप देखेंगे हैमर करते हैं, लगातार हैमर करते हैं। उन्होंने जातीय काट तुरंत ढूंढ ली कि मेरे लिए आदिवासी और ये किसान और ये मेरी जाति है गई। वो समझ गए कि जातीय इसमें मंडल को जो है ये एक विनिंग मतलब एक हथियार के तौर पर, वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उन्होंने उसकी काट ढूंढ ली साथ के साथ ही। तो मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी पकड़ है उनकी, बहुत अच्छा वो है। दूसरा, यूपी तो एक ऐसी जगह हो गया, मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ, मैं तो अयोध्या को लेके, मैंने तो उन लोगों में से हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशंस के लिए शुरू की थी। वहां गया जब 2007 में बम विस्फोट, आपको याद होगा, कचहरी में बम फटा था फैजाबाद में, जी। और किस तरह से वो लोगों के लिए जो आईएम का ब्लास्ट था। तो ये तमाम, तब से अयोध्या एक ऐसे कस्बे के तौर पर, मतलब ऐसा लगता था कि ये कभी क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, इसको कहना कैसे होगा, कैसे कह सकते हैं ये भगवान राम की जमीन रही हो। और जब मैंने ये देखा कि इसको 2017 में जब दीप प्रज्वलित हुए, तो आपको याद होगा कि पहला रिकॉर्ड बनेगा 10 दीपावली पे, उसके बाद से अयोध्या में जो किया गया, वो काम अब आपको देश के हर मीडिया पे दिख रहा है। तो ये एक आत्मविश्वास देता है, एक स्टेट की ताकत देता है, और योगी यकीनन मोदी के लिए एक ऐसी ताकत है, यूपी में ताकत है, कि वो लोगों को, दोनों नेता हो गए, एक हार्ड हिंदुत्व की बात करता है, हिंदुत्व का जो कोर वोटर है, जो बीजेपी का कोर वोटर है, उसको सेचुरेट करता है कंप्लीट। वो आप देखेंगे हर जगह ट्वीट पे भी आएगा, उस पर भी चलेगा, एक्स पर भी आएगा कि साहब कुछ भी कहिए, मत, जब तक योगी है आपको ठीक करते रहेंगे। वो उन लोगों के अंदर एक विश्वास आता है कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वहां वो बहुत आगे है, गरीबों में उनका वो है। इसके अलावा विपक्ष के पास सिर्फ जाति के अलावा, अच्छा एक बात आप तो इतने गौर से उसको देखते हैं, इतने साल एडिट, आप बहुत सीनियर एडिटर रहे, आप मुझे बताइए, अगर मैं पूछूं कि इस अखिलेश यादव
का 24 में सपना क्या हो सकता है, वो यूपी को क्या देंगे? तो क्या आप कुछ ढूंढ सकते हैं? जयंत चौधरी का आइडिया क्या हो सकता है? जयंत चौधरी क्या चाहते हैं? और या अयोध्या को एक ऐसे शहर के तौर पे इन लोगों के सपनों में भी थी ये बात कि वो एक शहर से, मतलब सिर्फ धार्मिक पर्यटन से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इसके डाटा देखता हूं। मैं काशी में जब गया था तो वो गलियां इतनी गंदी बदबूदार थी, उनमें सब में घुस नहीं सकते थे, आप बहता था। आज उनमें जो पत्थर लगा है ओंकार जी, वो उसी तरह से लगता है जैसे यूरोप के हिस्सों में जब आप देखते हैं लाइट पड़ती है तो जमीन पे वो वापस रिफ्लेक्ट करती है। 90% गलियों में वो पत्थर लगा। और उसका फायदा क्या हुआ कि आज मकरपुरा है, वहां मदनपुरा है, सोनारपुरा है। आप उनमें इन इलाकों की मैं पर्सनल बता रहा हूं, मैं तो एक एक गलियों को घूमा हूं। वहां होम स्टे हैं, अगर लोगों के पास 4 कमरे, उन्होंने अभी उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, कंप्लीट के नहीं हुए, लेकिन एक दिन में 245 करोड़ के फूल बिकते हैं। सबसे ज्यादा लोग मथुरा आए हैं, तो काशी आए हैं। मथुरा में आपको पता अभी तक कल परसों शुरू हुआ है ट्रैफिक, 25 तारीख को रोक दिया गया था। 25 से 5 जनवरी तक इतना टूरिस्ट आ रहा था। इसके अलावा अयोध्या 50,000 करोड़ की एक दिन के बिजनेस करने वाली नगरी बनेगी हिंदुस्तान के लिए। और मैं तो जानता हूं कि हम लोग इस मंत्र को भूल गए थे। अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची का, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्त पुरिया, मोक्षदायी का, ये हमारे यहाँ कहा गया है। तो मुझे लगता है कि कानून सबसे बड़ा मोदी जी का चेहरा, कानून व्यवस्था, तीसरा अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की टोटली रिवैम्प है। छह एक्सप्रेसवे, और अब ये गंगा एक्सप्रेसवे अभी पूरा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आप और मैं, बाकी तो जानते नहीं होंगे दर्शक जो इधर के नहीं है, लेकिन आपने और मैंने आरआरटीएस में एक एक बार तो यात्रा कर ही ली है, जाके टिकट बिल्कुल। लेके वही जाके देख ले। तो जो कम्युनिकेशन है, इकोनॉमी है, लीडरशिप है, विजनरी आइडिया है, वो तमाम चीजों के साथ मुझे लगता है बीजेपी इस वक्त इनविंसिबल दिखाई दे रही है। क्योंकि उसकी काट में अगर विपक्ष के पास है तो वो जातीय गणित है, मुस्लिम वोटर्स का एक साथ वोट करना, और वो भी हमेशा मोदी विरोध के नाम पर वोट करना, वो एक विपक्ष की ताकत है जो भी उनके पास है। इसके अलावा उनके पास कोई आइडिया नहीं है। तो यही कारण है कि बीजेपी इस बात का दंभ भर रही है कि वो 80 से 80 ले आएगी। मतलब मुझे लगता है 70 से ऊपर तो हम ही लोग कह रहे हैं, लेकिन जैसे मैनपुरी जैसी सीट जो पूरी तरह से जातीय वोट पर पड़ती है, तो वहां मुझे लगता है, लेकिन फिर भी वो, मतलब अगर किसी को राजनीति में अगर इसको कहा जाए तो राजनीति में बीजेपी का ये कहना विचारों का कोई गलत नहीं है। वो उनके पास है, ये एक बार को वो कर भी सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आएगी, लेकिन वो ये अगर कर रहे हैं क्लेम तो उनके पास अपनी बात को कहने का कारण है। और 2017 में जब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया था नरेंद्र मोदी ने, क्या कोई सोच सकता था उस समय के योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए किस तरह के एसेट साबित होने जा रहे हैं? और हम केवल उत्तर प्रदेश की बात क्यों करें? उत्तर प्रदेश के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी तो एसेट साबित हो रहे हैं। देखिए 2017 में जब वो आए तो मैं तो ईमानदारी से खुद मेरा ही, मैं यहाँ आपके सामने ही स्वीकार करता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बहुत ही कोई ऐसा शख्स है जो पूरा बदलाव कर देगा। हालांकि मैं उनसे 2009 में मिल चुका था जिस दिन रिजल्ट आ रहा था। और मुझे मालूम नहीं, शायद मैंने कभी आपको बताया नहीं कि मैं और मेरे एक एडिटर, जो मैं डिप्टी एडिटर था, मेरे एडिटर, और रिजल्ट आने लगा, और वो बीजेपी के बेचारे बड़े वो थे, समर्थक बहुत ताकतवर थे, और अब वो बीजेपी को सबसे ज्यादा गालियां देके अपना यूट्यूब चलाते हैं। तो खैर वो मुझे उनको बड़ी चिंता हुई। मैं तो नहीं, तो मुझे तो हमेशा राजनीति देखने में मजा आता है, कौन किसकी पार्टी की तरफ है वो नहीं था। तो मैं उन्होंने कहा कि दीपक भाई ये शर्मा का क्या नाम ले देता हूँ, मैं दीपक शर्मा का नाम ले देता हूँ। तो जी। हम लोगों ने आप तो पहुंच ही गए वहां तक। तो हम लोग बैठे थे तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो क्या हो सकता है यूपी में? तो मैंने कहा कि यूपी में सिर्फ एक ही शख्स है जो बीजेपी को एक बार तो ला सकता है, क्योंकि उस वक्त कल्याण सिंह की वापसी हो चुकी थी, उसके बावजूद पीटे थे, 9 सीटें आई थी। तो
मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ये कर सकते हैं अगर उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए या कमान दी जाए। तो ये आश्चर्य था उनको, उनको लगा कि ऐसे ही बोल दिया। मैंने कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी के पास जातीय गणित भी नहीं है और कोई वो भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो फिर चलते हैं, अभी पता करो। तो मुझे तो एड्रेस पता नहीं था, तो हम लोगों ने नेट से निकाला और सीधा वहां योगी जी के यहाँ पहुंच गए। और वहां हम लोगों ने खैर बातचीत करने के बाद जब उन्होंने मुझे हम दोनों को डाटा दिखाए कि मैं आपको यहाँ बैठे बैठे ये बता सकता हूं आज के दिन कितने लोग मेरी कॉन्स्टेंसी में पैदा हुए हैं, कितने बच्चे और कितनी डेथ हुई हैं, ये हुँ, मैं हुँ। आपको बता सकता हूँ कल शाम तक का। तो मैंने कहा यार ये शख्स देखने में तो साधु है लेकिन कंट्रोल रहता है। तो हम बाहर निकले यही मान के कि इससे पास होगा। तो ये बनने की उम्मीद मुझे उनके काम को देखने के बावजूद ये नहीं लग रहा था कि वो प्रशासनिक पकड़ उनकी इतनी होगी। उन्होंने आके एक बेहतर काम किया और उसके बाद आप देखेंगे गुजरात मॉडल की तो ओंकार जी चर्चा सिर्फ इंग्लिश या उसमें ज्यादा हुई थी, है ना। लोगों ने मोदी को उस वक्त चूंकि तुष्टीकरण जिस तरह हो गया था और करप्शन इस तरह हो गया था कि हम लोग जो कवर करते थे हम ही लोगों को लगता था कि इतनी लॉलेसनेस, क्योंकि कोई भी पार्टी लालू अपनी कहानी सुना रहे हैं, वो उसकी अपनी कहानी सुना रहे हैं। और किसी इस देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा शख्स था जिसका किसी से कुछ लेना देना ही नहीं था, जो कहीं से भी चुनाव लड़ता वहां से ही हार जाता, इस तरह का चुनावी शख्स था। तो उस समय भी मुझे लग रहा था कि ये बड़ी खराब स्थिति में मोदी अपने आप एक विकल्प बन गए थे। लेकिन जब योगी उभर के आए उस वक्त मोदी भी है और कई सारे बड़े चेहरे थे। ऐसे में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। उन्होंने अपनी जगह बनाई और आज पूरे देश में योगी मॉडल अप्लाई होता है। आप देखिए राजस्थान में सरकार बनती है तो सबसे पहले वो बुलडोजर चलाती है। आप मध्य प्रदेश में देखें तो बुलडोजर चलता है। यहाँ तक कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो अब नीतीश कुमार का ये दौर अभी देखिए, वो भी यही कर रहे हैं कि जब वो बुलडोजर चला रहे हैं। तो योगी ने अपने आप के शासन को एक मॉडल के तौर पर तब्दील कर दिया, जो मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतर स्थिति थी। और इसीलिए बंगाल के चुनाव में मैंने उनकी सभाएं देखी हैं लगातार, मैंने तो कवर ही किया है, त्रिपुरा कवर किया है, उनको देखा। तो उनकी सभाओं में जो भीड़ आती है ओंकार जी, वो कई बार मोदी की भीड़ के सामने मैं कहूंगा 1/4 होती है कई बार। हालांकि अब तो बहुत ताकतवर भीड़ आने लगी, बराबर भी हो जाती है, ज्यादा भी होती है। लेकिन मैं जब देख रहा था उस समय आप ये सोचिए अगर वहां 5,000 की भीड़ आई उस मैदान पे, तो वो 5,000 की भीड़ योगी की भीड़ है। वो उसके झंडे के अंतर आप पहचान लेंगे बीजेपी के साथ। आप उसमें जो बजरंग बली का झंडा है, वो है जो धार्मिक झंडा है, वो उनके साथ आती है, भीड़ आती है, महिलाएं आती हैं। मैं तो आपको नंदीग्राम की बात कर रहा हूँ। नंदीग्राम में इतनी बड़ी रैली को इन्होंने संबोधित किया और उसमें महिलाओं की तादाद इतनी थी। और चूंकि हम लोग जब बाइट उनसे ले रहे थे तो वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस योगी योगी बाबा योगी बाबा। तो एक मॉडल के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्वीकार्य कराया है। और मुझे लगता है बीजेपी की एक एसेट है। बीजेपी के अंदर की जो हम लोग अंदरूनी खबरों की बात करते हैं, बहुत दिनों तक लोगों ने भुनाने की भी कोशिश की, लेकिन वो हर पार्टी में होती है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि महत्वाकांक्षा तो हर राजनेता की होती है। लेकिन जी, उस पार्टी में भी आप देखेंगे कि योगी आज उस पार्टी की एसेट है, पूरे देश में एसेट है। और जो अगर मोदी के बाद की जो लीडरशिप पर चर्चा होती है, तो उसमें योगी मुझे लगता है कि निसंदेह अपने आप को काफी आगे पाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद धीरेन जी। आपने ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।